कर ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ रैपिड रिव्यू के भाई हमें करना क्या है, चेकलिस्ट क्या है, सिलेबस हमारा कितना हो चुका है, कितना बाकी है। ठीक है, आज अलग तरीके से कुछ चीजें सीखेंगे। सोर्स बेस्ड आंसर को कैसे आंसर करना है ये भी आज ही हम सीखेंगे। ठीक है, तो भाई ये एक सिलेबस है जो हमें सीआईज वालों ने पहले से प्रोवाइड किया हुआ, जो हमने आज से पहले शायद देखा हो, शायद ना देखा हो, शायद 10 बार देखा हो, शायद कभी ना देखा हो। एनीवेज आगे चलते हैं। भाई इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हम फजूल है बिल्कुल हमारे लिए, क्योंकि हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं है। हम उस पे आएंगे जो हमारे काम की चीज है। जैसे कि ये सबसे पहली चीज। सर सवाल आता है, क्या आंसर में, हिस्ट्री के पेपर में, क्या आंसर की लेंथ, क्या चीज, क्या आंसर की लेंथ मैटर करती है? सर उसका जवाब हमें सीआईज वाले खुद दे चुके हैं काफी टाइम पहले, लेकिन हमें शायद पता नहीं था। एनीवेज आज हम देखते हैं आंसर लेंथ मैटर करती है कि नहीं करती। ये देखो भाई, ठीक है, ओके, ओ हियर आई एम। इट सेज के भाई ये हमारा पेपर वन है, 1.5 घंटे का पेपर है, 50% इसकी वेटेज होती है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, 3 सेक्शन होते हैं, ब्ला ब्ला, वी ऑल नो दैट। जो हमें नहीं पता वो हम देखते हैं। ये हमें कह रहा है कि कंपलसरी के बाद जो आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, एक होता है 7 मार्क्स का, और एक होता है 14 मार्क का। 3 पार्ट्स होते हैं, सबको पता है। सर कोई नई बात बताएं। तो सर नई बात यह है कि लेंथ मैटर करती है कि नहीं। सर सीआईज वाले कहते हैं इन 4 मार्कर्स यू जस्ट हैव टू राइट, इनफैक्ट यू हैव टू राइट नो मोर, व्हाट, नो मोर, नो मोर देन अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। कौन कह रहा है ये? सीआईएस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स में सर कितना लिखना है? इट सेज एटलीस्ट 2 पैराग्राफ ऑफ राइटिंग। सर लेंथ मैटर करती है? सर जवाब मिल गया, करती है। सर 14 मार्क के लिए सर लेंथ मैटर करती है, कितना लिखना है? सर सीआईएस वाले कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस ऑफ राइटिंग। सर कौन कह रहा है ये? सर मैं तो नहीं कह रहा, सीआई वाले एग्जामिनर्स कह रहे हैं ये, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। सर मेरी बात सुनो, यहाँ पे अब वर्ड्स का गेम चेक करो, ठीक है, गौर से सुनना। जो चीज समझाने जा रहा हूं अगर समझ आ गई, पल्ले पड़ गई, काम हो गया आपका। यहाँ पे वर्ड लिखा है नो मोर, यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 शॉर्ट पैराग्राफ। यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए मिनिमम, मतलब कम से कम 3 पैराग्राफ। यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए 2 पेजेस, नहीं नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, अप्रोक्सीमेटली बोला है। 1.75 पेज भी हो सकते हैं, 2.35 पेज भी हो सकते हैं। तकरीबन तकरीबन 2 पेजेस लिखने, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 2 पेजेस हुए सर आंसर कंप्लीट, नहीं। थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इट्स अप्रोक्सीमेट, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर फिर कितना लिखना है? सर यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है। बच्चों को रेकमेंड किया जाता है 3 पैराग्राफ लिखें, बिल्कुल सही किया जाता है भाई। 3 पैराग्राफ ही लिखो, ज्यादा बेहतर है। 3 पॉइंट्स को डेवलप करो। डेवलपमेंट कैसे करते हैं आज ये भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। ये तो सिलेबस लेंथ मैटर करती है कि नहीं करती, आप सबको आज पता चल गया लेंथ मैटर करती है। अब आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अब चेकलिस्ट चेक करते हैं हमें कितना आता है, हमारा क्या रहता है क्या नहीं रहता। चलो, ये हमारा टॉपिक वन है हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ज्योग्राफी की सेशन हम लोग बाद में रखेंगे। सबसे पहला सेक्शन वन हमारे पास आ गया। सेक्शन वन के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक आ गया रिलीजियस रिफॉर्मर या रिलीजियस थिंकर, जिसको हम कहते हैं। सर हमारा शाह वलीउल्लाह कवर्ड है? सवाल है आप लोगों से, अगर कवर्ड है टिक मार दो, नहीं कवर्ड तो बताओ भाई कवर्ड क्यों नहीं है, कवर्ड करना है। फिर अहमद शहीद बरेलवी है, कवर्ड है। हाजी शरीयतुल्लाह कवर्ड है क्या? सर कवर्ड है कि नहीं है पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा? स्पेसिफिक कंटेंट हमारे पास मौजूद है। रिलीजियस रिफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात हो रही है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, उस टाइम में उनके रोल की बात हो रही है बेसिकली। सर यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है, अगर रोल यहाँ लिखा है तो शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए, उनकी पप्पो का क्या नाम था, उनकी चाची का क्या नाम था, उनकी ताया का क्या नाम था, उनकी खाला का क्या नाम था, ये सब मैटर नहीं करता। किसी भी रिफॉर्मर की बात कर लो, किसी भी बंदे की बात कर लो, कहां से पढ़ा, कौन से मदरसे में पढ़ा, किस चीज लिए पढ़ा, मैटर नहीं करता। 2 चीजें मैटर करती हैं, एक हम कहते हैं बिलीव और एक हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 2 चीजें मैटर करती हैं सबसे ज्यादा, बिलीव एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सर 14 मार्क का राजा कैसे आंसर करेंगे? सर इंट्रोडक्शन में उसके बिलीव लिखेंगे, और बाकी आंसर राइटिंग में हम लोग उसके कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। आगे चलो। सेक्शन नंबर वन का ही दूसरा पार्ट है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। हमें पता होना चाहिए भाई औरंगजेब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के ऊपर, ये हमें पता होना चाहिए बिल्कुल भाई। उसके बाद हमें होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा क्या किया जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन भी मैटर करती है। सर ब्रिटिश एक्सपेंशन बच्चों को याद नहीं होती। सर 1750 से लेके 1850 तक का सवाल यहाँ पे आता है ब्रिटिश एक्सपेंशन का, पहले भी आया हुआ है, दोबारा आ सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं, एनेक्सेशन ऑफ लाहौर की बात करते हैं, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब की बात करते हैं, पिशावर की बात करते हैं।
ये तीन चीजें सबसे मेन है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए रीजंस। भाई क्या रीजंस थे जो ब्रिटिश आसानी से एक्सपेंड करता गया। आसान अल्फाजों में बोलूं, उनके पास अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके पास अच्छे वेपन्स थे। दूसरी तरफ कंपेयर कर लो, मुगल एम्पायर बिल्कुल ही घटिया चल रहा था, बकवास चल रहा था। खैर, फिर हमारे पास आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हमें क्या पता होना चाहिए सबसे ज्यादा? लॉन्ग टर्म कॉजेज एंड इमीडिएट कॉजेज। सर लॉन्ग टर्म और इमीडिएट में क्या फर्क है? सर नोट सेंड करूंगा, देख लेना। लॉन्ग टर्म में जो बहुत काफी टाइम से चल रहे थे, इमीडिएट मतलब फॉरन फॉरन, जैसे कि ग्रीस कार्टेज फॉरन है। ग्रीस कार्टेज हुआ, राइट्स खड़े हुए, रिवॉल्ट हुआ, रिवोक किया, रेसिस्ट किया। मंगल पांडे ने सबसे पहली बार रेसिस्ट किया था, ये बात याद होनी चाहिए। मंगल पांडे पे 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, आ चुका है पहले भी। फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए और हमें इवेंट्स भी पता होने चाहिए। इवेंट्स का 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, पहले भी आया, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन बेसिकली सिलेबस क्या कहता है? कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिलेबस ये कह रहा है। ठीक है, सिलेबस हमें इवेंट्स के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन 4 मार्क्स में इवेंट आए हैं पहले भी। एनीवेज आगे चलो। सर सैयद अहमद खान, दोबारा से वही बात आ गई भाई। कहाँ पैदा हुए, कहाँ से पढ़ा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई? कॉन्ट्रीब्यूशन, एजुकेशनल, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। रिलीजन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, इन्होंने ऐसी कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन की। इनकी हमें टू नेशन थ्योरी पता होनी चाहिए। बेसिकली टू नेशन थ्योरी के 3 पॉइंट्स आप लोगों को पता होंगे। हिंदी हिंदी उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी जो बनारस में हुई थी वो हमें पता होनी चाहिए। अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी ये पता होना चाहिए। फिर आ जाओ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है आप लोगों को जो पता होना चाहिए, जो मेरा खुद का फॉर्मेट है। कोई भी लैंग्वेज है उर्दू के अलावा, रीजनल लैंग्वेज, तीन चीजें बोल रहा हूं, लिख लो। नंबर वन, कितनी पुरानी है और कितनी बोली जाती है। कितनी बोली से मतलब कौन से सूबे में बोली जाती है। नंबर टू, किसी पोएट का नाम, किसी राइटर का नाम। नंबर थ्री, प्रमोशन थ्रू टेलीविजन, मीडिया या न्यूज। नंबर फोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ लॉल मैं सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितनी इंपॉर्टेंस है। सही है भाई, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज आ जाए। रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उर्दू के तो हमें पता ही है भाई। उर्दू के ऊपर सवाल आता है कि रीजनल उर्दू नेशनल लैंग्वेज क्यों बनी थी। इसके 3 पैराग्राफ हमें पता है भाई। पहला पैराग्राफ हमारा ये बन सकता है कि भाई यूनाइटिंग फोर्स थी, यूनाइट करती है सबको। दूसरा, हमारे पास पोएट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में अहम किरदार अदा किया है। अल्लामा इकबाल की एग्जाम्पल दे सकते हैं। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी में उर्दू को सपोर्ट किया है। ठीक है। तीसरा, हम लोग इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि उर्दू यूनाइटिंग हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया ये पाकिस्तान मूवमेंट हो गया। तीसरा हमारे पास हो गया पोइट हो गए या दूसरी चीज हो गई। उसके अलावा अगर हम कोई और लैंग्वेज चूज करते तो फड्डे हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दे तो पाकिस्तान बन गया। मैंने मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हूँ या गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैंने पश्तो को नेशनल लैंग्वेज रख दिया। क्या सिंधी, बलोची और पंजाबी एक्सेप्ट करेंगे? सर इसका जवाब है नहीं करेंगे। मैंने पंजाबी को रख दिया। सर क्या बलोची, पश्तो और सिंधी एक्सेप्ट करेंगे? सर नहीं करेंगे। सर मैंने सिंधी को रख दिया, पंजाबी, पश्तो और बलोची एक्सेप्ट करेंगे? सर नहीं करेंगे। इसलिए उर्दू को रखा गया था, क्योंकि उर्दू किसी सूबे की लैंग्वेज नहीं थी, नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। फिर आगे हम लोग सेक्शन टू के ऊपर। सेक्शन टू काफी आसान होता है, सबको पता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है। ये पहला जो हमारे पास टॉपिक है, जो अर्ली ट्वेंटी सेकेंड 20 सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें बस टॉपिक आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, सिमला डेपुटेशन, मुस्लिम लीग की क्रिएशन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ काम करना, मतलब लखनऊ पैक्ट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट, कांग्रेस और लखनऊ पैक्ट, राउलेट एक्ट, अमृतसर मसाकर, मॉन्टेक चेस्टर रिफॉर्म, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कम्युनिज्म का ग्रोथ और कांग्रेस पार्टी की ग्रोथ हो गई, दिल्ली प्रपोजल हो गया। सर डेट्स याद नहीं होती। सर डेट्स याद कराता हूँ, सुनना गौर से। ठीक है, डेट्स याद नहीं होती। सर ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया किसको? इंडिया को कर लिया। याद रखना ये बात। अब जब टेक ओवर करेगा पहला कानून लेके आएगा। पहले कानून का नाम है 1909 में जो आया है, 1909 में जो आया है, क्या नाम है उसका? मॉडल मिंटो रिफॉर्म। उस कानून में लिखा है कि 10 साल बाद एक नया कानून आएगा। 10 साल 1909 के बाद कब होंगे? 1919 में होंगे। कानून आ गया मॉन्टेक चेस्टरफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेक चेस्टरफोर्ड रिफॉर्म आ गया, सही है सर, मॉन्टेक चेस्टरफोर्ड रिफॉर्म आ गया। अब उस कानून में भी लिखा हुआ है कि 10 साल बाद दोबारा कानून आएगा, लेकिन उस कानून के ऊपर बहुत फड्डे हुए, लड़ाइयां हुई, आपस में अपोजिशन शुरू हो गई। तो ब्रिटिश ने सोचा इस दफा हम क्या करेंगे, इस दफा सोच समझ के कानून लेके आएंगे। 2 साल पहले इसका एक कमीशन बना देंगे, वो कमीशन बताएगा कानून क्या होना चाहिए। सब मिलके बैठ के डिस्कस करके करेंगे काइंड ऑफ। ठीक है, अब क्या सीन हुआ? अब ये सीन हुआ कि भाई साइमन कमीशन आ गया 1927 में, 2 साल पहले। 29 में कानून आना था, 2 साल पहले कानून आ गया। कानून नहीं आया, कमीशन आ गया। कमीशन का मतलब एडवाइस। ठीक है, अब उसको रिजेक्ट किया 1927 के अंदर। साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया 27 के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ? उसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आ गई, नेहरू साहब ले आए, कांग्रेस ले आई। कांग्रेस को रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने, 14 पॉइंट्स आ गए।
14 पॉइंट्स को रिजेक्ट किया सबने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गई, क्यों? क्योंकि एक डेडलॉक है, साइमन कमीशन ब्रिटिश का रिजेक्ट हो गया, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस का रिजेक्ट हो गया, 14 पॉइंट्स मोहम्मद अली जिन्ना के रिजेक्ट हो गए। तो भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस कर ब्रिटिश ने बोला कि अब हम सब मिलके बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट हो गई, चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर वाले पैम्फलेट वगैरह सब छाप दिए, जो भी है। फिर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इतना सारा डेडलॉक के बाद भाई ब्रिटिश ने बोला भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं अपना कानून बना के भेज रहा हूँ। कानून के अंदर एक नई चीज आई थी जिसके अंदर बोला गया था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। फेडरल का मतलब होता है वोटिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रोविंशनल असेंबली सब सिलेक्ट की जाएंगी, काइंड ऑफ, ठीक है। वोटिंग के थ्रू होगा। सर जब 1935 के अंदर ये लिख दिया गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो 1937 में इलेक्शन हो गए। जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस का रूल आ गया। कांग्रेस का रूल आ गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया। किसके ऊपर किया? मुसलमानों के ऊपर किया। ट्राइनिकल पीरियड कहते हैं। जब इन्होंने सबने रिजाइन कर दिया, उस दिन मनाया गया डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 के अंदर। ठीक है भाई। फिर आ जाओ, सेकंड वर्ल्ड वॉर एकदम से छिड़ गई 1939 के अंदर। अब क्या हुआ? कांग्रेस को चाहिए था सेपरेट होमलैंड, के ब्रिटिश निकलो फौरन यहां से। किसको? कांग्रेस को चाहिए था। सही है। अब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ब्लैकमेल किया क्विट इंडियन मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू। सर याद नहीं होता? सर क्विट इंडिया, इंडिया से निकलो। कांग्रेस ने ब्लैकमेल किया ब्रिटिश को कि अभी के अभी निकलो, हम तुम्हें सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटेजी बोला। उसके बाद आ गया हमारे पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन 40 के अंदर। फिर क्रिस्पिशन आ गया। क्रिस्पिशन के अंदर दो प्लान थे। जिन्ना गांधी टॉक हो गई। 44 के अंदर बोला गया कि भाई हम मिलके बैठ के बात करेंगे, लेकिन गांधी साहब ने आते ही बोल दिया मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मानता, सेपरेट होमलैंड भी नहीं मानता। चलो सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो छोड़ो, सेपरेट होमलैंड भी नहीं मानता, ये आइडिया जो आपका है बहुत बकवास है, इसको छोड़ दो। तो जिन्ना साहब ने बोला निकलो यहां से। एनीवे, लॉर्ड विविल ने सिमला कॉन्फ्रेंस है, लॉर्ड विविल प्लान है बेसिकली, एक प्लान है, और उसकी एग्जीक्यूशन सिमला कॉन्फ्रेंस है। ये भी रिजेक्ट थी अब क्या हुआ 1939 में जो रिजाइन किया है सारे मिनिस्टर्स ने यहाँ पे, जब डे ऑफ डिलीवरेंस बना है। अब सब जब रिजाइन कर चुके तो मिनिस्ट्रीज खाली हैं। उस मिनिस्ट्रीज के दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं 1945 के अंदर। ठीक है। मुस्लिम लीग भी सक्सेस होती है अपने अपनी जगह पे, मुस्लिम लीग सक्सेस होती है, कांग्रेस अपनी जगह पे सक्सेस हासिल करती है। कैबिनेट मिशन आ जाता है, वो भी एक फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बात की जाती है कि भाई सेपरेट होमलैंड मिलेगा बाद में, पहले कांग्रेस उस वक्त कह देता है कि बाद में मिलेगा, ब्रिटिश चली जाए यहाँ से, फिर हम देख लेंगे आपस में। तो डायरेक्ट इलेक्शन डे के अंदर हमें पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं, अच्छा जब भी गांधी कुछ होता था ना, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, हंगर स्ट्राइक, इतना कुछ करता था, जिन्ना साहब ने पहली बार किया। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ था? ग्रेट कैलकाता किलिंग हो गई, 4,000 लोग मारे गए, आपस में राइट्स खड़े हो गए। डायरेक्ट एक्शन डे 1946। 3 जून प्लान आ गया, उसके अंदर बता दिया कि भाई पाकिस्तान तो बनेगा अब। ठीक है। फिर रेटक्लिफ अवार्ड एंड कमीशन, बॉन्डवी कमीशन भी हम इसको कहते हैं, बॉन्डवी बनाई गई पाकिस्तान बनने के भी 2 दिन बाद। सही है भाई। इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश की तरफ से एक एक्ट आया, उसके अंदर बता दिया गया कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू सेपरेट नेशंस। ठीक है भाई। अब हमारे पास चौधरी रहमत अली की, हमें दोबारा बोल रहा हूं, हमें क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। इनकी देखो भाई, जिन्ना साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी भाई, पाकिस्तान की तारीख शुरू होने से लेके उनकी डेथ तक एज अ गवर्नर जनरल तक। ठीक है। अल्लामा इकबाल की, हमारे पास सेपरेट नेशन का उन्होंने आइडिया दिया। चौधरी रहमत अली की नाउ एंड नेवर वाला पैम्फलेट जो था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। नेशन और पाकिस्तान बन गया। हमारे पास अर्ली प्रॉब्लम्स आएंगे। अर्ली प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास कैनाल वाटर डिस्प्यूट है, हमारे पास जो हमारे पास प्रिंसिपल स्टेट्स के मसले हैं वो हैं इसके अंदर, हमारे पास कश्मीर का इशू है, हमारे पास रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, हमारे पास इकोनॉमिक सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, हमारे पास नेशनल लैंग्वेज का इशू है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं। और एक और चीज के अंदर ऐड होती है, वो होती है गवर्नर जनरल का रोल। गवर्नर जनरल कौन थे पहले? कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आ जाओ हमारे पास आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन है, सेकंड गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लियाकत अली खान थे। फिर हमारे पास गुलाम मोहम्मद है, गुलाम मोहम्मद बहुत ज्यादा मजलूम कह लो। सिकंदर मिर्जा थे। फिर अयूब खान एंड द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस एंड याया खान। याया खान जब की क्वेश्चन 16 में भी आएगा, हमारे पास की क्वेश्चन 12 चल रहा है इस वक्त। ठीक है भाई। हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली बात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमें पता होना चाहिए, इस्लामिक प्रोविजन पता होना चाहिए, बस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पता होने चाहिए। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का मिला के 14 मार्क्स भी आ सकता है, आया हुआ है पहले भी। ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान अलग क्यों हुआ भाई? ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, बस वजह होगा, वजूहत मौजूद है, जैसे कि हमारे पास ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है जो पहले से पार्टीशन के साथ साथ से चल रही है। फिर हमारे पास अवामी लीग का राइज एकदम से हो जाता है। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो के इलेक्शन होते हैं, जीता शेख मुजीबुर रहमान है लेकिन पावर नहीं दी जाती। शेख मुजीबुर रहमान 6 पॉइंट्स ले आते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है। एक वॉर हो जाती है, इंडिया इंटरवीन कर लेता है। इंडिया अगर इंटरवीन कर लेता है तो जीतना तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। फिर हमारे पास आते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जेडीबी। उनका हमारे पास, उनका आर्मी को कंट्रोल करना, उनका सिमला एग्रीमेंट, उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर,
एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में पता होना चाहिए, और फिर उनको ओवरथ्रो कैसे किया गया। फिर ज़िया-उल-हक की इस्लामिजाइजेशन पॉलिसीज हमें पता होनी चाहिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन पता होनी चाहिए, उनके हमें रिलीजियस माइनॉरिटीज पता होनी चाहिए, लॉ एंड गवर्नमेंट के बारे में 18 अमेंडमेंट हमें पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम फेस बाय जिन्ना में जिया हमें पता होना चाहिए। फिर हमें उनके अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, फिर आ जाओ हमारे पास भुट्टो। भुट्टो जानी, ये कौन से वाले भुट्टो हैं? ये है बेनजीर भुट्टो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेनजीर की बात हो रही है, तो जब भी बात हो रही है तो बेनजीर का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट इसाक खान के साथ रहा है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया इनके खिलाफ, ठीक है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई, कश्मीर का इशू हो गया, डिसमिस कर दिया गया पहले टेन्योर में। फिर दूसरे टेन्योर में कश्मीर की टेंशन, ऑपोजिशन की डेमोन्स्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ा, आईएमएफ से पाकिस्तान की जो वैल्यू कम हुए जा रही है, मतलब पाकिस्तानी रुपया बढ़े जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, इनका डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। फिर भुट्टो को डिसमिस कर दिया गया। शरीफ, शरीफ कौन? शरीफ बिल्कुल शरीफ नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन इन्होंने की, इनका प्रॉब्लम विद बीसीसीआई स्कैंडल जो हुआ था, लॉस ऑफ यूएस एड हुआ, ठीक है। इशू ऑफ कश्मीर बहुत पुराना इशू चल रहा है, मिलिट्री के साथ इनका इशू, परवेज मुशर्रफ के साथ इनका इशू, ठीक है। फिर आ जाओ वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स में हमें क्या पता होना चाहिए भाई? हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर कैसे बना, क्या क्या चीज हुई। यूएस ने सारी मिलिट्री सेक्शन रोक दी थी, लेकिन इन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोके। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, कब कब हुए न्यूक्लियर टेस्ट हुए, कहाँ कहाँ हुए, यूएस कंसर्न क्या थे, ये एक चेक लिस्ट चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। फिर रिलेशन विद बांग्लादेश, सेपरेशन से स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है भाई, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, सेपरेशन में बांग्लादेश का अगर आ जाए तो आप स्टार्टिंग से बताओगे, अर्ली प्रॉब्लम से, कि पाकिस्तान बना था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर अलग कैसे हुआ वो बताओगे, ठीक है। इंडिया के साथ हमारा बहुत पुराना प्रॉब्लम है, हमारे पास जो मिलिट्री और फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइड हुए, 750 मिलियन मिलने चाहिए थे, 200 मिले। गांधी ने हंगर स्ट्राइक की, 500 और मिल गए, अभी भी 50 नहीं दिए हुए। कश्मीर का इशू, बांग्लादेश जब क्रिएट हुआ तो उसका इशू, वो लोग इंटरवीन कर गए आर्मी में, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ हमारा इशू है, पख्तून के साथ हमारा इशू है बहुत ज्यादा, दाऊद खान द पख्तूनिस्तान इशू, जुल्फकार अली भुट्टो का एक इशू है भाई, सोवियत इन्वेजन जब हुई थी उसका एक इशू आ रहा है हमारे पास। ईरान के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहा है भाई, ये पता चाहिए। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई वो पता होनी चाहिए, आरसीडी के बारे में पता होना चाहिए, रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ये होती है। चाइना, चाइना पाकिस्तान बनने के बाद बना था, लेकिन बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहा है इनका। कराकरम हाईवे के बारे में पता होना चाहिए, सी पैक के बारे में पता होना चाहिए। यूएसएसआर, यूएसएसआर की बात जब हम बात कर रहे हैं तो दोबारा से अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन आ जाएगी, ठीक है। नवाज शरीफ ने विजिट किया था मॉस्को 1999 के अंदर, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ, जिसकी वजह से यूएसएसआर के साथ रिलेशन हमारे इंक्रीज हुए थे, रशिया के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ, कॉमनवेल्थ के साथ रिलेशन में पता होना चाहिए। सीटो सेंटो, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओआईसी के बारे में पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हमारा पाकिस्तान बनने के साथ ही ताल्लुक है, कैनाल वाटर डिस्प्यूट के बाद हमारा ताल्लुक है, इंडो पाकिस्तान वॉर के साथ हमारा ताल्लुक है, वॉर विद बांग्लादेश के साथ हमारा ताल्लुक है, पीस मेकर के बारे में हमारी वैल्यूएशन है इसके ऊपर। फिर हमारे पास कुछ इदारे हैं, जैसे कि हमारे पास यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएफपी है, यूनिसेफ है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो दैट्स इट, हमारा हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पूरी चेकलिस्ट हो गई हमारे पास। ज्योग्राफी की चेकलिस्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगर कोई काम की चीज है तो पता चल जाएगी, वरना हम आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे कैसे करने होते हैं। इसमें सब लिखा हुआ है कि अगर लिखा आ रहा है प्रिडिक्ट, तो आपने किस तरीके से लिखना है, आंसर क्या लिखना है। स्टडी लिखा आ रहा है तो देख के पढ़ना है। सजेस्ट लिखा आ रहा है तो क्या करना है। टू वर्ड एक्सटेंड आया तो क्या करना है। यहाँ टू वर्ड एक्सटेंड आ गया तो आपने रीजन फॉर भी देने और रीजन अगेंस्ट भी देने, याद रखना, ठीक है। वाई आ रहा है तो एक्सप्लेन करने कॉजेस, रीजन या कॉन्सिक्वेंसेस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, शॉर्ट में बता दो, फिर आप लोगों की क्वेरी लूंगा, ठीक है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए 3 मार्क्स का, तो भाई सीधी सी बात है, आपको सोर्स में क्या दिख रहा है, सोर्स से देखकर साफ साफ एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट कर दो, मार्क्स मिल जाते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? अपनी खुद की आउटसाइड नॉलेज इस्तेमाल ना करो, 3 अलग अलग बातें लिखो, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स वाले सवाल के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वॉट आई सी, वॉट इट मीन्स, और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सर क्या दिख रहा है, उसका क्या मतलब है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ये था सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की क्लास हम लोग बाद में लेंगे। नाउ इट्स बैक टू योर क्वेरी सेशन। आप लोग के जो भी सवाल है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात, हमारा हिस्ट्री का ये जो मैंने अभी रैपिड रिवीजन करवाया था, ये मैंने कोई 15 मिनट में करवाया है, ये रिवीजन बेसिकली नहीं है, ये टॉपिक बाय टॉपिक है, ये पता होना चाहिए, या ये टॉपिक की चेकलिस्ट है, ये हमें पता होनी चाहिए। कल मतलब 22 को हमारी वर्कशॉप है, ठीक है, गुलशन में है, ज्यादा दूर नहीं है।
सेंटर ऑफ द सिटी है TAK इंस्टीट्यूट में। TAK इंस्टीट्यूट गुलशन कॉन्टिनेंटल बेकरी वाले रोड पे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे कॉन्टिनेंटल बेकरी से, SKH के समझो बराबर में सब। ठीक है। वहां पे हमारी ये क्लास होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 3 बजे से 7 बजे तक है, पूरा रैपिड रिवीजन होगा। जो आना चाहता है आ जाए, आई विल वेलकम यू गाइज। और अब आप लोगों का क्वेरी सेशन है, मैं स्क्रीन शॉट बंद कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के सवालात के जवाब दे रहा हूँ। सर हाउ वाज द क्लास, आप लोगों से मेरा सवाल है, जैसी भी क्लास रही ये वाली, हेल्पफुल रही नहीं रही, आप लोग मुझे रिव्यूज प्रोवाइड कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज ऑन द चैट बॉक्स नाउ। ऑनलाइन भी होगी सर, बेनजीर और नवाज शरीफ समझ नहीं आ रहा। अलीजा मैंने एक 19 बल्कि 25 मिनट का वॉइस मैसेज सेंड किया था, उसके अंदर नवाज शरीफ और बेनजीर समझा था, सुना था, तो उसमें भी समझ नहीं आया। वर्ल्ड वॉर वन इंपॉर्टेंट है क्या? वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अलग से वॉइस मैसेज सेंड कर दूंगा, उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। 4 मार्कस के लिए क्या किया जाए भाई? 4 बेसिक पॉइंट उठाओ, मिला के लिख दो। टाइमलाइन चाहिए, टाइमलाइन बना के भेज दूंगा। बनानी पड़ेगी। लैंग्वेजेस छोड़ दे बेवकूफ, ये लैंग्वेज छोड़ना आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपसे सवाल पूछूं एक अच्छा सवाल आ गया 14 मार्कस रीजनल लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको आंसर खुद पता होंगे। मैं बोल रहा हूँ पंजाबी के बारे में बताओ, मैंने फॉर्मेट बताया, कितनी बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? आप बताओ। पाकिस्तान में सबसे पंजाबी बोली जाती है, पंजाब में बोली जाती है, विच इज द बिगेस्ट प्रोविंस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। पहली चीज आपको पता है। पोएट का नाम बुल्ले शाह बता दिया आपने। सर न्यूज टेलीविजन के ऊपर प्रमोशन हुई, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो MA करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आ गई हमारे पास। क्या चाहिए, आता तो है आपको ऑलरेडी। सर सवालात हैं आप लोगों के, जितने भी सवाल आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। कल आप लोगों की वर्कशॉप है, एवरीवन इज वेलकम। जो आना चाहता है आ जाए, आई वेलकम यू गाइज। आप लोगों को पूरा सिलेबस समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। सर हेल्थ एंड एजुकेशनल इशू इन पाकिस्तान सिंध इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस करना है। इट इज प्रेजेंट इन बुक ऑफ मोहम्मद अजमल। इसके ऊपर मेरा ख्याल है एक सवाल आ चुका है, एजुकेशनल के ऊपर अलग से 14 मार्कर्स आ चुका है। अगर आप लोग ये एक डॉक्यूमेंट खोल लेते तो शायद आप लोग को दिखता भी, जो मैंने भेजा हुआ है ग्रुप पे ऑलरेडी, दिखाता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा सारा, मैं आप लोगों को उसका पूरा फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। इसमें मैंने एक सवाल खुद देखा था, मैंने खुद लिखा था, मुझे याद है अच्छी तरह, बट आई विल हैव टू फाइंड इट आउट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू फाइंड इट आउट। स्टार्ट में ही होगा ऑफ कोर्स। यार ये चैट बॉक्स में ही छोटा बड़ा हो रहा है बार बार। ओके। इसके अंदर सवाल है हमारे पास, एजुकेशनल के ऊपर भी है हमारे पास, इसमें सवाल था, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद सैंपल आंसर भी उसका लिखा हुआ है। ये रहा, इस्लामिजाइजेशन के ऊपर है, 1947 से 88 तक का। ठीक है। इसमें सारे रिफॉर्म्स आएंगे इस्लाम के। ये देखो, ये आ गया। Why did Pakistan face so many problems in provision of education between 1947 and 48? ये PDF खोलो, आपको आंसर मिल जाएंगे। लैंग्वेज का फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप आंसर अगर पढ़ोगे आपको पता होगा क्या क्या चीज हुई है, कैसे कैसे हुई है। पॉवर्टी एंड हाई कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग थी, हाई ड्रॉप आउट रेट था, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, कम था बल्कि इलिटरेसी रेट बढ़ा हुआ था, लिटरेसी रेट बहुत कम था। लिटरेसी का मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेसी का मतलब पढ़ा लिखा जाहिल, मतलब आई विल से ऐसे ही बोल रहा हूँ। इलिटरेसी का मतलब जो नहीं पढ़ सकता, अनपढ़। ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। फीमेल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज थे, को एजुकेशन पहले नहीं की जाती थी इतना ज्यादा फेवर, उसको वो भी की बाद में। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ये वाले आंसर इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो आपको मैं गैस पेपर प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपको गैस पेपर की चीजें पता होनी चाहिए। आपको खुद पता होगा कि गैस पेपर मेरा मौजूद है ग्रुप पे, मैं 10,000 बार भेज चुका हूँ, एक और दफा भेज दूंगा अगर मांगोगे तो। सेक्शन 1 में ईस्ट इंडिया कंपनी करो, टेकिंग ओवर ब्रिटिश टेकिंग ओवर EIC, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रीजन फॉर द फेलियर, रिफॉर्म में शाह वली हाजी शरीयत। लैंग्वेजेस में सारी लैंग्वेजेस करनी है। की टर्म्स है, मराठा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब, जिजिया, सूती, फराइजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग, ग्रीस कार्टेजेस, मंगल पांडे, रानी ऑफ झांसी, बहादुर शाह टू, गोल्डन स्पैरो। सेक्शन 2 के अंदर रिवर्सल इंपॉर्टेंट है। वॉयलेंस बिटवीन 1919 एंड 2020, अमृतसर मसाकर, राउलट कैट एंड अदर इवेंट्स, बिटवीन खिलाफत मूवमेंट इंक्लूडिंग सॉल्ट मार्च। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1909 का भी इंपॉर्टेंट है, 1919 का भी इंपॉर्टेंट है, 35 का भी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट में फेलियर, इरविन पैक्ट और इंडियन कॉर्पोरेट ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है।
40 से लेके 47 तक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। की टर्म्स है वर्धा स्कीम, आर्य समाज, सत्याग्रह, 14 अगस्त ऑफर, डे ऑफ डिलीवरेंस, लाहौर रेजोल्यूशन, 14 पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट, नो प्लास, लॉर्ड कर्जन, रेडक्लिफ अवार्ड, इलाहाबाद एडवर्स, साइमन कमीशन, 1935 एक्ट। ठीक है। सेक्शन 3 में अर्ली प्रॉब्लम्स आपको पता होना चाहिए, रेफ्यूजी कश्मीर एंड कैनाल वाटर डिस्प्यूट सबसे ज्यादा। मिनिस्ट्रीज में रोल सबके चारों के पता होने चाहिए। अर्ली मिनिस्ट्री से अयूब खान का डाउनफॉल, ग्रीन वैल्यूज रेजोल्यूशन, बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी की बात हो रही है। शिफ्टिंग ऑफ पाकिस्तान कैपिटल, रिफॉर्म्स की पता होना चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक के डाउनफॉल पता होना चाहिए। हुदूद ऑर्डिनेंस, ज़कात ऑर्डिनेंस, फेडरल शरीयत कोड। नवाज शरीफ एंड बेनजीर दोनों के डाउनफॉल पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, मुर्तजा भुट्टो, बुक्का विलेज, न्यूक्लियर प्रोग्राम। फॉरेन पॉलिसीज में इंडिया, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना एंड अफगानिस्तान, सीटो सेंटो, यूएन, बांग्लादेश। बेसिक टर्म्स है जो 4 मार्क्स से ला सकते हैं। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन सर्चलाइट, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, ओआईसी, सिक्योरिटी ऑफ टेनियर स्कीम, हुदूद ऑर्डिनेंस, ज़कात ऑर्डिनेंस, फेडरल शरीयत कोड, पुका केला, मुर्तजा भुट्टो, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर प्रोग्राम, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ताशकंद डिक्लेरेशन, सीटो सेंटो, सियाचिन ग्लेशियर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गोल्डन स्पैरो क्या है? गोल्डन स्पैरो था सब कॉन्टिनेंट जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम करने है। गोल्डन स्पैरो मतलब यहाँ पैसा बहुत था, यहाँ पे लोग बहुत थे खरीदने वाले। गोल्डन स्पैरो, गोल्ड था यहाँ, ज्वेलरी था, कहते हैं ना सोने की चिड़िया है, ये वो है। ठीक है, और ये वर्ड मार्किंग स्कीम का वर्ड है। ठीक है, गोल्डन स्पैरो। हाँ हाँ, उसी के बाद हुआ था। 7 उधर लिखा हुआ है, अलीजा लिखा हुआ उधर है, हुआ इधर ही था। ठीक है गाइस। सर बस हाँ, गैस पेपर निकाल लो, इंशाल्लाह 100% निकल आएगा ये वाला, इंशाल्लाह। वो अलग बात है कि अगर सीआई ने कोई सरप्राइज दे दिया, कैम्ब्रिज वालों ने जो सवाल आज से पहले नहीं आया, जो टॉपिक किसी के वहमो गुमान में नहीं हुआ, तो फिर वो गारंटी नहीं है। 90% तो यही लगेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी सी यू गाइस टुमारो इन द वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप की डिटेल्स मैं दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है, फिजिकल वर्कशॉप है। आना चाहते हो मोस्ट वेलकम। आओगे सुकून से बैठ के पढ़ोगे, पढ़ के जाओगे। आओगे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, जाओगे तो इंशाल्लाह सब पता होगा, ये मेरा वादा है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर सवाल खत्म हो गए, नहीं ऑनलाइन नहीं है क्लास वैसे तो। ऑनलाइन आप लोग ही, मैं वैसे ले रहा हूँ ना ऑनलाइन इतनी सारी, तो वो वाली क्लास में ऑनलाइन नहीं ले सकता। आई गेस मैं आज भी रिकॉर्डिंग करना भूल गया। हो रही है रिकॉर्डिंग, फेयर एनफ। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 3-4 मिनट है हमारे। चैट बॉक्स में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के चैट हैं, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ भी करना हो, आप लोग मुझे मैसेज करो अपने नाम के साथ, और आप लोग मुझे कॉल लगा लो। वर्कशॉप कल है, यस वर्कशॉप कल है। अपने दोस्तों को ले आओ साथ, जितने ला सकते हो लाओ, 60-70 बच्चे आ सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल की वर्कशॉप की टाइमिंग क्या है, क्या करवाएंगे? पूरा सिलेबस करवाऊंगा 3 बजे से 7 बजे तक, हिस्ट्री का, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ज़ेरबा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द पेड ग्रुप, तो आप वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, कोई फॉर्म आपके लिए नहीं है। फ्राइडे को इस्लामिक का पेपर है। इज एनी पॉसिबिलिटी कि आप डे चेंज कर दें? देखो, डे चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर जो कल आएगा, मैं उसकी कल रात को 9 बजे इस्लामिक का पूरा सिलेबस भी कवर करवाऊंगा। और बोलो, पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, 2.5 घंटे 3 घंटे में। रात को 9 बजे क्लास होगी, 11:30 तक चलेगी। डे चेंज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे रूम अवेलेबल नहीं है। जिस डे का उन्होंने हमें रूम दिया है, अब हम उसी दिन कर सकते हैं। ठीक है, जो कल आएगा उसके लिए मैं सलामत भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है टेंशन वाली बात। कोई टेंशन वाली बात जब तक नहीं है, जब तक एसएम यहाँ बैठा हुआ है। रिकॉर्डिंग करेंगे इस्लामियत की, हाँ इस्लामियत की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो कल ऑनलाइन क्लास फिजिकल क्लास में आया, उसके लिए इस्लामियत की क्लास होगी रात को 9 बजे, P1 पूरा सिलेबस। ज्योग्राफी की क्लास सैटरडे को रखी है ना मैंने, देखेंगे। अभी फिलहाल हिस्ट्री में तो आओ, कल की तो देखो। कल आओ सारे, अच्छा लगेगा, आओगे पढ़ोगे समझोगे, पेपर है, रिजल्ट अच्छा आएगा, A स्टार लाओगे। फिर इस्लामियत रात को 9 बजे, इट कैन नॉट बी फिजिकल ना। रात को 9 बजे स्टार्ट करूंगा, बोल लो 3 साढ़े 3 3 घंटे लग जाएंगे।
तो इट कैन नॉट बी फिजिकल, राइट? इट इज ऑनलाइन। इस्लामियत भी मैं पढ़ाऊंगा। किसी को भी मुझसे कोई सवाल होता है, मेरा नंबर आप लोगों के पास चैट बॉक्स में मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 03309829829। अपना नाम मुझे आप डीएम करोगे, योर फुल नेम, एंड यू विल टेल मी कि सर आई वांट टू डिस्कस थिंग्स ऑन कॉल। मैं आपको कॉल खुद कर लूंगा 5-6 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह। तो वहां पे आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। कुछ भी हो सवाल, पीएसटी से, इस्लामिया से रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड, सीआई में कैसे जाना है, पानी की बोतल कौन सी लेके आ सकते हैं, पाउच कौन सा लेके आ सकते हैं, वो। कल की क्लास जो है हिस्ट्री की, वो ऑनलाइन होगी ही नहीं। मुश्किल है बहुत ज्यादा, 1% चांस है कि मैं ऑनलाइन कन्वर्ट करूँ उसको। इस्लामियत का तो मिल जाएगा, दे दूंगा मैं। तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो नौफिल, टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग के लिए वैसे ही है क्लास। तुम लोग तकरीबन महीने से पढ़ रहे हो मुझसे तो, या क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो, आई गेस 2 मंथ क्रैश कोर्स से, नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो वर्कशॉप से, 5 तारीख से जो स्टार्ट हुई थी। कोई और सवाल है तो पूछ लो, मैं व्हाट्सएप पे सबके जवाब दूंगा, सब्र कर जाओ, मुझे बच्चे जवाब, मैं लिंक भेज देता हूँ फॉर्म फिल करने की। गाइस, किसी को भी किसी भी किस्म का सवाल है आराम से पूछ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, अभी भी किसी का सवाल है तो पूछ सकता है।